वो नहीं रख सकता। अच्छा, इसी बीच में एक और कहानी हो जाती है। देखो, ट्रंप ने पूरा माहौल क्या बनाया था, मैं जंग नहीं करूंगा, मैं मिस्टर सीज फायर बनूंगा। कल क्या हुआ, जब ये G7 से लौट रहे थे ना अमेरिका, तो ये क्या अपने हवाई जहाज में भी पत्रकार लेकर चलते हैं, और उस बीच में एक इस तरह का इंटरव्यू देते ही हैं, फिक्स है इनका, आकर के अपना बढ़िया इंटरव्यू दिया। बढ़िया इंटरव्यू दिया, इसमें इनसे पूछा गया, सर वो आप कह रहे थे ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता और अब आप उसकी तैयारी में लगे। बोले हाँ कहा था। बोले सर एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, उसकी जो हेड है तुलसी गबाड़, उन्होंने थोड़े दिन पहले मार्च में ही कहा था कि अभी न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास नहीं है और ना ही बनाने की क्षमताएं हैं आने वाले कई सालों में। तो ये ट्रंप बोलते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है वो क्या कहती है। ये बिल्कुल वैसे वाली बात हो गई जैसे इंडिया के अंदर डोभाल साहब का कोई बयान हो, जो 2 महीने पहले का बयान हो, जिसमें वो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाना नहीं है। समझना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाना नहीं है। अचानक मोदी जी आते हैं, मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान में आतंकी बिल्कुल घर घर में बैठे हैं और मैं उनको मारूंगा। तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी अभी थोड़े दिन पहले डोभाल साहब कह के गए थे कि आतंकी ठिकाना नहीं है, अब आप कह रहे हैं आतंकी हैं, किसको सही माना जाए? एकदम समझ में आया? एग्जैक्टली ऐसे ही यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह पाया गया। तुलसी गैबार्ड ने पब्लिक मतलब ये बात बोली है, ऑन कैमरा है। इनकी जो हेड है, इनकी इंटेलिजेंस विंग की जो हेड है तुलसी गैबार्ड, इंडिया भी आई थी, उन्होंने पब्लिकली ये बात बोली कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की अभी कोई भी ताकत नहीं है, वो बनाने की स्थिति में कई सालों तक नहीं है। ये खबर निकलती है मार्च 26 की, और ये वीडियो निकल आता है, और ये वीडियो बकायदा निकाला विकीलीक्स ने, और विकीलीक्स ने ये बात निकाली कि यूएस इंटेलिजेंस अश्योर्ड जस्ट वीक अगो दैट ईरान इज नॉट बिल्डिंग ए न्यूक्लियर वेपन। द इंटेलिजेंस कम्युनिटी कंटिन्यूज टू एक्सेस दैट ईरान इज नॉट बिल्डिंग ए न्यूक्लियर वेपन एंड सुप्रीम लीडर खamenei हैज नॉट ऑथराइज्ड द न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ही सस्पेंडेड इन 2003। 2003 के बाद में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रयास भी नहीं किया है। यह बात तुलसी गैबार्ड की मीडिया में तैर रही है। अब इस बात को ट्रंप से पूछा जा रहा है, सर वो बोला मैं नहीं जानता वो क्या कह रही है, वो कह रही होगी जो कह रही होगी। अब इंटरेस्टिंग बात समझना, यह आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भयंकर फर्क पड़ता है। देखो क्या हुआ, इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था ना सद्दाम हुसैन के टाइम पर, तब हमला यह कहकर किया था कि इराक जो है वो बना रहा है, केमिकल वेपन बना रहा है। मैंने अपना एक चैनल और है अंकित अवस्थी ऑफिशियल, वहां जाकर देखिएगा। मैं टीम से कहूंगा कि वो लिंक भी आपके साथ साझा करें। असल में क्या था कि इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला झूठ बोल के किया था कि ये केमिकल वेपन बना रहे हैं। इराक में कोई केमिकल वेपन नहीं था, लेकिन उस समय के शासन ने अमेरिका की तरफ से ऐसा माहौल बना दिया था कि दुनिया में सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन बनाने वाला, बायोलॉजिकल वेपन बनाने वाला एकदम आतंकी दिखने लग गया था कि यही है वो व्यक्ति जो केमिकल वेपन बना रहा है। और ऐसा कह के अमेरिका ने इराक के जो हाल किए वो आज आपके सामने। एक समय इराक बहुत ही मतलब प्रॉस्पेरस देश हुआ करता था। इसी के बाद में ईरान का नंबर आता है। ईरान पर आरोप लग रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अच्छा, इन लोगों का क्या होता है, मीडिया सिस्टम कमजोर होता है। मीडिया सिस्टम कमजोर है और वेस्टर्न वर्ल्ड की मीडिया दुनिया भर में फैली रहती है। आपको और हमको भी अब यह यकीन हो चुका है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आज इंडिया का भी कोई चैनल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। जो है उनकी इमेज बहुत खराब है। 2-4 चैनल उठने का प्रयास करते हैं, अपने पीछे वर्ल्ड लिख लेते हैं और चलने लगते हैं, लेकिन फिर भी हालत खराब है। वर्ल्ड मीडिया पर अमेरिकियों का और वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्रोल है। ऐसे में यह खबर आना कि साहब 3 महीने पहले आप ही की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है और 2003 से ही वो शांत पड़ा है, आप क्या कहेंगे? तो ये भाई साहब लटपटा गए कि हम क्या कहें, हम तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं है, मैं तो नहीं जानता। इस बात को लेकर के रशिया वाले निकल आए, उनने मजे ले लिए। इनने कहा सर ईरान वाज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर वेपन, ट्रंप कह रहे हैं। और ऐसा जब उनकी तुलसी गबार्ड से पूछा जाता है तो वो कहता है कि ऐसा तो संभावना नहीं। किसकी बात सही माने? तो ट्रंप को घसीटा गया है। ये वो वाली स्थिति हो गई, ये युद्ध में आने वाले नहीं थे। नेतन्याहू खींच लाए। अब खींच लाए तो ये आदमी अपनी इमेज बनाने में लग रहा है। क्या इमेज बनाने में लग रहा है कि यार युद्ध तो मैं नहीं करने वाला था, लेकिन मुझे ले आए तो मुझे क्रेडिट चाहिए, और क्रेडिट चाहिए तो फिर अमेरिका की जो पुरानी इमेज है उसी पर चलना पड़ेगा। और पुरानी इमेज में जो बात पहले निकल कर आई थी कि कुछ मुस्लिम देश मिटाने हैं, उनमें इराक, सीरिया, लेबनान, ये लीबिया, सोमालिया, सूडान, इनका नाम है, ईरान का नाम है, तो बोले उस मिशन पर आगे निकलते हैं। तो कुल मिलाकर
हीरो आदमी यही है जो इनको खींच करके ले आया है, ठीक है। अब ये आए हैं, अब विधिवत रूप से कब आएंगे, तब जब इन्होंने बोला है संघर्ष शुरू हो गया, तो देखते हैं कब आएंगे। अब संघर्ष पर आ जाते हैं। संघर्ष की बात यह है कि ईरान और इजराइल के बीच में ये जो लोकेशंस मैं आपको शो कर रहा हूं, इन लोकेशंस पर गोलाबारी हुई है। इजराइल में भी धमाके हुए हैं और ईरान में भी खूब धमाके हुए हैं। सबने अपनी अपनी तरफ से रिपोर्ट कार्ड दिया है। इंटरेस्टिंग जो हमला था वो था ईरान ने इजराइल में जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके हेडक्वार्टर को ही आग लगा दी। अमेरिका इजराइल में दो खुफिया एजेंसी हैं, एक है अमन और एक का नाम है मोसाद। अमन क्या करती है, इंटेलिजेंस खबरें जुटाती है और मोसाद एग्जीक्यूशन करती है। एक तरह से समझिए कि इंटेलिजेंस की जितनी भी खबरें हैं वो अमन द्वारा कलेक्ट की गई हैं। ऐसे में इनके ठिकानों को हमला कर दिया गया, ऐसी तस्वीरें निकल कर आई। मोसाद और यहां पर इजरायली फ्लैग लगे हुए दिख रहे हैं। मैं इस खबर को पूरी तरह से सही नहीं मानता। किसको, कि हमला हुआ था इसके खिलाफ नहीं हूं। यह बिल्डिंग मोसाद की है और ये इस स्थिति में है क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ हो और फ्लैग को नुकसान ना पहुंचा हो, यह थोड़ा सा अतिशोक्ति है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं क्योंकि वर्ड में कवर किया जा रहा है कि मोसाद की बिल्डिंग पर हमला हुआ है और अमन की बिल्डिंग पर हमला हुआ है। तस्वीरें निकल कर आती हैं कि मोसाद और अमन की बिल्डिंग पर हमले हुए हैं। बकायदा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं इतनी दूर से कि वहां मोसाद का हेडक्वार्टर था, वहां हमला हुआ है। इस तरह के वीडियोस बाहर निकल कर आते हैं कि देखिए मोसाद और अमन के हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए हैं। ये ब्रिक्स न्यूज की कटिंग है जहां यह दिखाया जा रहा है कि देखिए यहां पर हमला हुआ है। इस तरीके से कुल मिलाकर के हमले की सब जगह न्यूज चलने लगती है। न्यूज आई है, कुछ न्यूज चैनल्स भी इस बात को कवर करते हैं कि मिडिल जहां पर जनता रह रही है वहां पर ईरान के हमले जारी हैं, लेकिन मोसाद की तरफ से आती है कि कोई नहीं मरा वहां पर क्योंकि सब लोग ईरान में बिजी थे। मोसाद के एजेंट इस समय ईरान में काम कर रहे हैं। एनीवे, अब इजराइल की बारी। इजराइल बकायदा वीडियो बनाकर दिखाता है, देखो ये सेंटर है, अब हम इसको उड़ाएंगे। तुम्हारे यहां पर मिसाइलें रखी थी, उड़ा दिया। ऐसे इजराइल दिखाता है, देखो ये तुम्हारा एक और सेंटर था, उड़ा दिया। मतलब बकायदा ये वीडियो बना बनाकर लाइव दिखा रहे हैं कि देखो हमने क्या मारा। ये हमारी एयरफोर्स है, इजराइल एयरफोर्स बढ़िया उड़कर जा रही है, तैयार हो रही है, जाएगी, गोला मारकर वापस आएगी। सब लोग अपना अपना काम में लगे हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग अपडेट आता है। इंटरेस्टिंग अपडेट क्या आता है, ईरान और इजराइल की, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी लोग इस समय करंट की न्यूज सुन रहे हैं, 65,000 से ऊपर लोग लाइव खड़े हैं इस समय, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वाले वीडियो को जरूर देखना। कलेश असल में तभी समझ में आएगा ये दोनों लोग दुश्मन कैसे बने थे। ये अपने इसी चैनल पर डला हुआ है। इसमें मैंने एक जानकारी दी थी कि यहां पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रेजा पहलवी। मोहम्मद रेजा पहलवी करके राजा हुआ करते थे। उनको हटाया गया था जब खैमनेई आए थे। खैमनेई से पहले खुमैनी थे, रुहिल्ला खुमैनी। उन्होंने उन रेजा पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका था। तो रेजा पहलवी जो थे ना, मोहम्मद रेजा पहलवी, इनको हटाया था। मोहम्मद रेजा पहलवी प्रो अमेरिका थे, वेस्टर्न कंट्री थे। ईरान बहुत ज्यादा मतलब मॉडर्न था, मतलब ये समझिए दुबई जैसा ईरान हुआ करता था। उस समय मोहम्मद रेजा पहलवी को उखाड़ फेंका था रुहिल्ला खुमैनी ने, और रुहिल्ला खुमैनी के 10 साल तक शासन किए। फिर ये वाले जो आज वाले खैमनेई हैं ये आए, 35 साल से यही हैं। तो ये जो मोहम्मद रेजा पहलवी हैं, अब इनका बेटा निकल आता है, बेटा निकल आता है और उसका नाम है प्रिंस। अब प्रिंस है तो प्रिंस है, प्रिंस रेजा पहलवी। प्रिंस रेजा पहलवी का कल ट्वीट आता है। भाई साहब इतने दिन से ये एकदम पर्दे के पीछे छिपकर बैठे थे, 45 साल से, अचानक बाहर आते हैं और रेजा पहलवी के नाम से अपना ट्विटर हैंडल पर ट्वीट डालते हैं जो कि एकदम वायरल हो जाता है। और ये लिखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक हैज कम टू इट्स एंड कोलैप्सिंग। भाई ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। What has begun is irreversible। जो हुआ है अब वो irreversible है। फ्यूचर ब्राइट है। टुगेदर वी विल टर्न टू द पेज ऑफ turn the page of history। Now is the time to stand up, the time to reclaim Iran। May I be with you soon। और मैं आप लोगों के साथ जल्दी होऊंगा। भाई साहब राजा जी 45 साल बाद निकल कर आए हैं। ये रजवाड़ी जो है ना, ये भाई बहुत दिनों से लौट कर आती है। ये भाई साहब फिर लौट आए हैं और ये लौट करके एक बढ़िया पन्ना सा छाप देते हैं और उस पेज में बकायदा बताते हैं कि देखो छुप गया है जाकर के, क्या नाम था, खुमैनी जो है, खैमनेई जो है वो छुप गया है, अब मैं वापस आ रहा हूं। अब ये भाई बफरिंग होने लगी है क्या, ये लैग और बफरिंग हैंडल नहीं कर पा रहा होगा आप लोगों के प्यार को। सॉरी ट्रम्प अंकल, सॉरी, प्लीज आप बुरा ना माने। अगर ट्रम्प अंकल बुरा मान गए तो हमारा सेशन अटक जाएगा। हे जिल्ले इलाही, हमारा सेशन हिला दिया आपने। स्पीड भी चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है। हमें लग रहा है थोड़े दिन बाद हमारे ये लाइव सेशन होने ही नहीं दिया करेंगे, हमें अपलोड करके डालना पड़ा करेगा।
जिले लाई स्क्रीन पर भी जो इंटरनेट स्पीड आ रही है बढ़िया आ रही है। क्या करें, खत्म करने का समय आ गया है, सेशन को करते हैं। जिले लाई की नजर में आ गई, कौन खड़ा होकर के मुझे कुछ लोग कह रहे थे सर अमेरिका वाले आपको वीजा नहीं देंगे, हमने कहा कोई बात नहीं, इंडिया से बहुत प्यार है, नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। अगर हमारे बयानबाजी से वो हमको वीजा नहीं देंगे तो झेल लिया जाएगा, लोड नहीं है। एनीवे तो फिलहाल के लिए रेजा पहलवी बाहर निकल कर आ गए हैं, और बाहर निकलकर उन्होंने अपनी तरफ से क्लेम कर दिया है। और क्या क्लेम कर दिया है कि हम जो है वापस आ रहे हैं, हमारा स्वागत नहीं करिएगा। तो ऐसा मिलाकर के कुल मिलाकर ईरान के अंदर अब सत्ता परिवर्तन की बयार चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि खैमनेई हट जाएंगे, प्रिंस आएंगे, नई सत्ता बनेगी, सरकार बढ़िया से चलेगी। कुल मिलाकर के सेशन खत्म करने का वक्त आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अटकता हुआ सेशन जो है वो मेरे प्यारे मित्रों को पसंद नहीं आ रहा होगा। हाँ भाई, आया क्या? आ गया हो तो देख लेना यार। हाँ सब ठीक हुआ, चलिए ठीक है, वो बीच में आया होगा, जिले लाई नाराज हो गए। एनीवे फिलहाल के लिए इतना ही, करते हैं सेशन को खत्म। बाकी सभी लोग जिन्हें चाहिए साइंस की बुक प्री बुक करना, जल्दी से जाइए। 7 दिन के लिए जो बुक है उसकी कीमत आपको हूबहू रिटर्न की जा रही है, और रिटर्न हमारे कोर्सेज पर है। जाकर इस बुक के पीछे के QR कोड को स्कैन करिए और लाभ पूरा उठाइए। बाकी फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड के कोर्सेज आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, बेहतरीन कोड के साथ एक्सेस करिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग का कोर्स बहुत अच्छा है, हमने अच्छे से बनाया हुआ है, आप उसे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि जब आप आते हो या मैं आता हूं, दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। आपकी संख्या दिख जाती है और मेरे आने पर आपको मैसेज मिल जाता है। थैंक यू सो मच।